नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों वहाँ पे 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। यहाँ पे फिलहाल हम लोग 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, एकदम रनिंग मैटर होगा, आप लोग आसानी से लिख लेंगे। एक बार में नहीं बनता तो 4 बारी 5 बारी, जब तक आप लिख नहीं लेते तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और हमें उम्मीद है ज़रूर आप लिख लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि ना तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता और अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके, इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार का बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में भी लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है। उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही का सहयोग से कार्य करना चाहिए। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस दिशा में आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला ना भी करें, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश
की गई है। इस बजट के अंतर्गत वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गाँव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर जहाँ हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। स्टॉप। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। यदि आपको रिपोर्टर के लिए और बहुत सारी डिक्टेशन चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अधिक जानकारी आप हमारे मेल आईडी पर भी ले सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।